डेप्रिसिएशन का है। और ये अकाउंट्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में। तो आइए देखते हैं कि ये किन किन एग्जाम्स को फॉलो करता है और कहाँ कहाँ से इसमें प्रश्न आते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें सबसे पहले आप अगर यूपी बोर्ड के छात्र हैं तो इस चैप्टर को पढ़ना मस्ट है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न वहाँ पे पूछे जाते हैं। कम से कम इसमें से 10 या 15 नंबर के क्वेश्चंस आना अनिवार्य रूप से होता है। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तो सीबीएसई बोर्ड से भी ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इसमें से पूछे जाते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप आईसीएसई बोर्ड से हैं या उत्तराखंड बोर्ड से या फिर आप कहीं भी किसी भी बोर्ड से हैं, ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड प्रश्न हमेशा ही बोर्ड में आपके एग्जाम्स में मिलते हैं। तो आइए आज हम शुरुआत करेंगे डेप्रिसिएशन की और समझने की कोशिश भी करेंगे कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपके सामने आज डेप्रिसिएशन की कुछ डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, उस डेफिनेशन को हम समझेंगे और पढ़ेंगे कि क्या होता है डेप्रिसिएशन। तो आइए देखते हैं। अगर अभी तक जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आपको पूरी तरह से डेप्रिसिएशन के बारे में समझ में आएगा कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, और आगे भी शेयर कर दीजिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने है डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन क्या है, इस चीज़ को हम समझेंगे। डेप्रिसिएशन क्या है, किसी भी स्थायी संपत्ति के प्रयोग में आने से या समय व्यतीत होने या कीमत परिवर्तन होने के कारण, ठीक है, या दुर्घटनाग्रस्त हो जाए या नए नए आविष्कार आ जाने के कारण जो भी स्थायी संपत्ति में कमी आती है उसे हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। यानी कहने का मतलब है, यहाँ सीधा सीधा आपके सामने एक चीज़ लेकर आया है, यहाँ पे इसने फिक्स एसेट्स का नाम दिया। यानी कि फिक्स एसेट्स में जो भी कमी आएगी, यानी कि फिक्स एसेट्स में जो भी कमी आएगी उसे क्या बोला जाता है, यानी कि डेप्रिसिएशन। यानी कि इसको क्या बोलेंगे हम, स्थायी संपत्ति, यानी कि स्थायी संपत्ति। और स्थायी संपत्ति आपको मालूम होना चाहिए क्या होते हैं, जो बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए लगाए जाते हैं। यानी कहने का मतलब है कि 1 वर्ष 2 वर्ष नहीं, वो कम से कम आपके 10 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक के लिए यूज होता है, ठीक है। वही क्या होते हैं, फिक्स एसेट्स होते हैं। तो अगर हम फिक्स एसेट्स में देखेंगे तो इस तरह से नॉर्मली अगर हम देखें तो जैसे आपके सामने बिल्डिंग है, लैंड है, फर्नीचर है, मशीनरी है, ये 4 मस्ट है। यानी कि ये 4 क्या हैं, ये चारों के चारों आपके फिक्स एसेट्स हैं। और जब ये फिक्स एसेट्स हैं तो कहीं ना कहीं इसका यूटिलाइज भी आगे चल कर होगा, क्योंकि इस पर कहीं ना कहीं डेप्रिसिएशन चार्ज होंगे। लेकिन इनमें से कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिन पर डेप्रिसिएशन नहीं लगते हैं। जैसे फ्रेंड्स, हम बात करें बिल्डिंग और लैंड की, यानी कि बिल्डिंग और लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि इनका क्या होता है, एप्रिशिएट होता है। यानी हमेशा इसके वैल्यू में क्या होती है, वैल्यू में वृद्धि होती है, यानी इसे में वैल्यू इसकी बढ़ जाती है। तो इस कारण इसमें किसी भी प्रकार का डेप्रिसिएशन नहीं लगाया जाता है। दूसरी चीज़, अगर हम डेप्रिसिएशन लगाए किस पे जाता है, यानी कि जैसे कि आपको मैं बताऊं, इस पर डेप्रिसिएशन लगाने के कई कारण हैं। जैसे कि फर्नीचर है, मशीनरी है, ट्रक्स हैं, बाइक्स हैं, इन सब पर डेप्रिसिएशन की वैल्यू लगती है, यानी कि डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। तो आइए डेप्रिसिएशन किन किन कारणों से चार्ज किया जाता है, आइए उसको देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। आपके सामने सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने वाला एक ही प्रश्न यहाँ बनता है कि ह्रास क्या है। यानी कि अगर देखा जाए तो ह्रास क्या है, यानी कि एक प्रश्न ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि डेप्रिसिएशन क्या है, व्हाट इज डेप्रिसिएशन। और पूछेगा यूजेस ऑफ डेप्रिसिएशन, यानी कि डेप्रिसिएशन लगाने के क्या क्या कारण हैं। ये प्रश्न बहुत ही मतलब कि बहुत ही पॉपुलर प्रश्न है जो पूछा जाता है, बहुत ही प्रॉपर क्वेश्चन है जहाँ से ये क्वेश्चन पुटअप किया जाता है इस चैप्टर से। तो आइए देखते हैं इसके रीज़न। तो रीज़न क्या क्या है, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया टाइम स्पेंड है, यानी कि टाइम स्पेंड होने पर, यानी कि समय व्यतीत अगर हो जाता है तो समय अगर किसी भी के साथ या किसी भी संपत्ति के साथ जब आप समय व्यतीत करते हैं तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। दूसरी चीज़, अगर हम देखा जाए दुर्घटना, यानी कि एक्सीडेंटल हो जाने के कारण, दुर्घटना यानी कि एक्सीडेंट होने के कारण यानी कि दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण क्या होता है
कि डेप्रिसिएशन कहीं ना कहीं चार्ज करना पड़ता है। कैसे, जैसे कि आपको फॉर एग्जांपल एक मैं समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने एक मोबाइल लिया और उस मोबाइल में क्या हो जाए कि वो मोबाइल किसी कारण से टूट फूट जाए या गिर जाए, और गिरने के कारण क्या होता है कि उसकी वैल्यू में कमी आ जाती है। जैसे उसका टच चला गया, उसका किसी भी तरह से कैमरा चला गया, तो क्या होता है कि उसकी वैल्यू ऑटोमेटिक डाउन हो जाती है। ये क्या होता है, एक्सीडेंटल के कारण जो आप मोबाइल 6000 में खरीदते हैं उसकी वैल्यू कितनी बन जाती है, बच के रह जाती है 4000। क्यों? क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाता है। दूसरी चीज़, अगर हम तीसरी चीज़ देखा जाए, कीमत परिवर्तन होने में, कीमत परिवर्तन होने पर, यानी कि प्राइस रेट, जो प्राइस रेट होता है वो क्या हो जाए, चेंज हो जाए। ठीक है, प्राइस रेट क्या हो जाए, चेंज हो जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब मैंने ये एंड्रॉयड मोबाइल खरीदा था तो मुझे कितने मिला था, 6000 मिला था, और बाद में हमने देखा तो ये हमारे पास क्या हो गया, 5000 का। तो यानी कि जाहिर सी बात है कि हमने जब 6000 में इसको खरीदा था तो उस समय इसकी वैल्यू 6000 थी, लेकिन आने वाले समय में क्या हुआ, इसके प्राइस चेंज हो गए, तो जिसके कारण क्या हो गया, डेप्रिसिएशन चेंज हो गया, यानी कि डेप्रिसिएशन लगने की संभावनाएं बढ़ गई। अगर हम चौथी चीज़ देखा जाए तो चौथी चीज़ अगर हम बात करें, चौथा रीजन है तो नए नए आविष्कार आ जाने के कारण, यानी कि नए नए आविष्कार या न्यू इन्वेंशन के कारण। यानी कि जब नया आविष्कार आ जाता है फ्रेंड्स, या जैसे कि आप देखते होंगे कि एंड्रॉयड के बहुत सारे सेट्स हैं जो आपको एक ही रेट में, जैसे कि 8000 में आपको 8 GB रैम और क्या मिलता है, 64 GB इंटरनल, और वही 8000 में अगर दूसरे कंपनी का आप लेंगे तो हो सकता है आपको 16 GB रैम 128 GB इंटरनल मिल जाए। तो यानी कि कहीं ना कहीं रेट का फर्क और प्रोडक्ट के फर्क आने के कारण क्या होता है, नए नए आविष्कार के आने के कारण, उसमें फंक्शन की चेंजेस होने के कारण क्या हो जाता है कि डेप्रिसिएशन लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी कि ये 4 रीजन जो आपको मैंने बताए हैं ये बहुत ही मस्ट हैं, इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। ठीक, तो आइए इसके हम पहले मेथड को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि डेप्रिसिएशन के कुछ मेथड्स मैंने यहाँ लिखे हुए हैं जो कि आप समझिए कि होते क्या हैं। तो सबसे पहला मेथड अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे फिक्स मेथड है। फिक्स मेथड क्या होता है, स्थायी, यानी कि अगर स्थायी प्रभाग पद्धति की बात की जाए तो स्थायी प्रभाग पद्धति वह पद्धति होती है जिसमें डेप्रिसिएशन को क्या करते हैं, हम डेप्रिसिएशन को हम फिक्स करके उस पर हम एक अमाउंट पे फिक्स निकाल लेते हैं और वही बारी बारी से हम क्या करते हैं, हर साल माइनस करते हुए चले जाते हैं, तो वो क्या होता है, फिक्स डेप्रिसिएशन होता है। उसके बाद अगर हम दूसरे पे जाएँ, इसके और भी नाम है जैसे सिंपल मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, ठीक है, और हिंदी में स्थायी सरल पद्धति के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड की बात करें तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का मतलब होता है कि उस जो भी वैल्यू होती है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए, मान लीजिए आपने 9000 की कोई मशीन खरीदी, अब 9000 की खरीदी तो आपने इस पर 10% डेप्रिसिएशन चार्ज किया, जो 10% आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया तो उसका डेप्रिसिएशन कितना है, 900, और इस 9000 में से आपने क्या किया, 900 माइनस कर दिया तो कितना बचा आपके पास, 8100, यानी कि जो ये 8100 बचा, ठीक है। अब ये जो बैलेंस बचा यही रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में काम आएगी, और इस बैलेंस पे ही हम क्या करेंगे, 10% फिर से हम चार्ज कर देंगे डेप्रिसिएशन, और जो आएगा बार बार जो घटते हुए, यानी कि इसको क्या बोला जा सकता है, घटते हुए मूल्य पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर देना। तो यानी सीधी सी बात है कि जो वैल्यू बच जाएगी उसी बैलेंस पर हम डेप्रिसिएशन बार बार चार्ज करेंगे, यही रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड कहलाता है। उसके बाद हम तीसरा NIT मेथड, NIT मेथड को हम वार्षिक प्रभाग पद्धति कहते हैं, यानी कि जो वर्ष में एक बार, यानी कि आपको मालूम है आपने लोगार्थम पढ़ा होगा क्लास 10th या 9th में, उसमें एक वैल्यू दी होती है 2, 3, 5, 4, 6, 9 ऐसे करके एक वैल्यू दी होगी। इस वैल्यू को जितनी बार टर्न कराएंगे, यानी कि 1 रुपये बनाने के लिए जितनी बार वैल्यू बनेगी उतना ही इस पर क्या करेगा, लास्ट में हम क्या करेंगे, इस पर डेप्रिसिएशन लगा देंगे। यानी वर्ष में एक बार इसकी एक वैल्यू फिक्स हो जाएगी और उस जितना भी अमाउंट होगा, जैसे 5000 की मशीन ने खरीदी तो 5000 के मूल्य से इसका मल्टीपल हो जाएगा, और जितना वैल्यू आएगा उस पर हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन हम चार्ज कर देंगे। तो ये वार्षिक पद्धति के अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद फंड मेथड, यानी डेप्रिसिएशन फंड मेथड, ये क्या होता है, ये एक ऐसा मेथड होता है कि एक इसके लिए फंड एक सर्कुलेट होता है, आपके सामने एक फंड दे दिया जाएगा, जैसे मान लीजिए 40000 का हमने एक फंड दे दिया। अब इस 40000 की वैल्यू के साथ, ठीक है, 40000 की वैल्यू के साथ इसके साथ कुछ परसेंटेज भी दिए होंगे, और उसी परसेंटेज को लगा करके इस पर डेप्रिसिएशन हम चार्ज कर लेंगे। तो ये आपके सामने 4 मेथड हैं जो कि आपको पढ़ने हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड हैं, और इनके इस मेथडों से कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रश्न आपको डेप्रिसिएशन के देखने को मिलता है। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम इसके पहले मेथड को देखेंगे,
फिक्स मेथड को, यानी कि स्थायी या फिक्स मेथड जिसे बोलते हैं उसको समझेंगे और पूरी तरह से इसको आज मैं ये पहला मेथड आपको समझा रहा हूँ और ये इसका तो आइए देखते हैं इसको स्थायी प्रभाग पद्धति भी बोलते हैं, यानी कि अगर हम देखा जाए तो इसको हम क्या बोलेंगे, फिक्स डेप्रिसिएशन मेथड, इस नाम से इसको हम जानते हैं। तो स्थायी प्रभाग पद्धति के नाम से भी हम जानते हैं या फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड्स के नाम से भी जानते हैं या ओरिजिनल कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं। इसके कई तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक हम आपको फॉर एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझाने का प्रयास करेंगे कि इसमें किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन इसमें क्या क्या चीज़ें बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी किसी भी क्वेश्चन को करते समय, उसको सबसे पहले आइए देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें को हमें रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, किन किन बातों का। सबसे पहले हमें इसमें डेट देखनी पड़ेगी, यानी कि सबसे पहला इसमें जब कभी भी क्वेश्चन करेंगे तो हम वहाँ देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है। वहाँ पे डेट कैलेंडर वर्ष लिखा हुआ है, कैलेंडर वर्ष लिखा हुआ है, कैलेंडर वर्ष लिखा है या वार्षिक वर्ष लिखा है, यानी जिसे बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर, यानी वित्तीय वर्ष, यानी कि लिखा है वित्तीय वर्ष लिखा है। यहाँ पे दो तीन चीज, इन दोनों चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा किसी भी क्वेश्चन को करते समय। तो किसी भी क्वेश्चन को करते समय इन दोनों में सबसे पहले डेटें हमें देखनी पड़ेंगी कि किन किन समय पे मशीनें आ रही हैं और किन किन समय पे मशीनें बिक रही हैं, और क्योंकि उसी के दौरान उसी डेट से हम क्या करेंगे, प्रॉफिट या लॉस निकाल सकेंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या, मान लीजिए अगर आपका 1 जनवरी को कोई मशीन आ रही है और 31 दिसंबर, यानी 31 दिसंबर वहाँ कैलेंडर ईयर लिखा हुआ है, तो 12 मंथ क्या होता है, यहाँ से क्या होता है 12 मंथ होते हैं। तो 12 = 12 अगर हम काट देंगे तो आपको क्या निकल के आएगा, 1 वर्ष। यानी कि इस पर पूरा का पूरा अगर 1 जनवरी को मशीन आ रहा है तो उस पर क्या करेंगे, पूरा का पूरा वर्ष का हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, यानी कि पूरे वर्ष का डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे। ठीक। दूसरी चीज़, अगर आपकी यही मशीनरी क्या होती है 1 अप्रैल को आती है और 31 दिसंबर तक अगर हम डेट को फाइंड करेंगे कि इसमें कितने मंथ होते हैं, तो अगर हम फाइंड करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने 9 मंथ होते हैं। क्या होते हैं फ्रेंड्स, 9 मंथ। और हम क्या करेंगे, किसी भी मान लीजिए कोई वैल्यू है 1 लाख की, 1 अप्रैल को हमारे सामने जो है 1 लाख की मशीन आ रही है, तो हम इस पर इतने दिन का डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करेंगे, उसका डेप्रिसिएशन रेट है 10%। तो सीधे 9 मंथ हमने देखा कि 1 अप्रैल को 31 दिसंबर के बीच में 9 मंथ है, तो 9th मंथ का हम डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करेंगे, आइए देखते हैं। तो 9 मंथ के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें 1 लाख की वैल्यू यहाँ लिखेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे 9/12 और 10/100। तो इस तरह करके हम क्या कर लेंगे, इसकी वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। तो हम जब वैल्यू यहाँ पे फाइंड करेंगे तो कितना आएगा, 3, 4 और इसको हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा 25 और 25 के नहीं 75, यानी कि आपने देखा 9 मंथ का डेप्रिसिएशन कितना निकल के आया, 7500 रुपया। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार 9 मंथ का निकाला। और इसके बाद अगर 1 जुलाई आता है, 1 जुलाई से लेकर के 31 दिसंबर तक की डेट होती है, तो उस समय हमारे पास कितने मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज करना होता है, 6 मंथ का। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 लाख पे 10% हमने 9 मंथ का रख के निकाला, उसी प्रकार यहाँ भी हम क्या करेंगे, 1 लाख पर हम क्या करेंगे 6/12 10% अपॉन 100 करके निकालेंगे। तो इस प्रकार से कितना आ जाएगा, 1/2, तो सीधा 5000 रुपया हमारे पास डेप्रिसिएशन आ जाएगा। अगर हम तीसरी चीज़ देखें, यहाँ पे अगर तीसरा देखेंगे तो अगर हम 1 अक्टूबर से लेकर के 31 दिसंबर तक अगर हम देखेंगे, कोई मशीन 1 अक्टूबर को आ रही है तो 31 दिसंबर के डेट को हम देखेंगे तो वहाँ 3 ही मंथ का केवल डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो 3 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए सबसे पहले हम वही मेथड अपनाएंगे जो इससे पहले हमने 9 और 6 मेथड में अपनाया, यानी कि 6 मंथ और 9 मंथ में जिस तरह से मेथड को अपनाया उसी प्रकार इसमें 3 मंथ को उस जगह पे पुटअप कर देंगे और डेप्रिसिएशन को निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको किस में करना है, अगर कैलेंडर ईयर दे रखा है, क्या दे रखा है, कैलेंडर ईयर आपके सामने दे रखा है, तो इस प्रकार से आप फॉलो करेंगे। दूसरी चीज़, अगर आपके साथ में फाइनेंशियल ईयर दे रखा है तब आप क्या करेंगे, आइए देखते हैं।
अगर फाइनेंशियल ईयर दे रखा है तब आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको देखेंगे। तो फाइनेंशियल ईयर के लिए हम क्या करेंगे, फाइनेंशियल ईयर के लिए 31 मार्च, यानी कि आपको मालूम है कि 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक आपका क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर होता है। अब इन्हीं के बीच में उस मशीनरी की वैल्यू का खरीदी जाएगी और बेची भी जाएगी। तो इसके बीच में जितनी भी वैल्यू दे रखी होगी उसको हमें समझना पड़ेगा और निकालना भी पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक कितना होता है, 12 मंथ होता है। तो 12 से अगर 12 का डिवाइड कर देंगे तो 1 वर्ष निकल के आ जाएगा। सबसे पहली चीज़ आपको याद रखनी है कि 1 ईयर आ जाएगा। दूसरी चीज़, अगर आपके सामने 1 जुलाई दे रखा है, 1 जुलाई से लेकर के 31 मार्च की डेट फाइंड करने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पे 9 मंथ निकल जाएगा। 9 मंथ करके देख लीजिएगा। अगर आपको यकीन ना हो तो आप इस तरह से आप उंगलियों पर रखिएगा और गिन करके देख लीजिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। दूसरी चीज़, अगर आपके सामने जुलाई के बाद 1 अक्टूबर आता है और 31 मार्च तक अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें 6 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा। उसके बाद हमारे सामने 1 जनवरी से 31 मार्च है, तो यहाँ पे हमारे सामने 3 मंथ का डेप्रिसिएशन हमें चार्ज करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं ये फाइनेंशियल ईयर में हमें यूज करना पड़ेगा। इस टर्म को आपको याद रखना पड़ेगा हर बार, क्योंकि इसमें ये कहीं ना कहीं मेहमान की तरह आ जाते हैं और अचानक से आपके क्वेश्चन को गड़बड़ कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम आगे देखेंगे, एक क्वेश्चन को समझेंगे और यहीं से हमारा पार्ट 1 जो डेप्रिसिएशन का है, डेप्रिसिएशन को समझाया आपको, इसका पहला मेथड और इसका पार्ट 1। तो यहीं पे आइए देखते हैं पहला मेथड के पहला क्वेश्चन को और समझेंगे। ये मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ। इसके बाद आपको जो मैं बुक रेफर करूँगा, यूपी बोर्ड के लिए आपको कहीं ना कहीं साहित्य भवन की लेनी है, और दूसरी तरफ आप सीबीएसई बोर्ड की अगर लेना चाहते हैं तो सीबीएसई बोर्ड के लिए आपको सबसे अच्छी बुक्स, मतलब कई बुकें हैं उसमें आप ले सकते हैं, कोई बुकें ले सकते हैं, ठीक है। डीके गोयल ले लीजिए, ये सबसे अच्छी बुकें हैं सीबीएसई बोर्ड की। तो ये 2 बुकें आपको क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ से सॉल्व करने के लिए, और यहाँ से इन क्वेश्चनों को मैं एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न देखने को इन बुकों से मिलते हैं आपके एग्जाम में। तो आइए एक एग्जाम्पल से समझेंगे फिक्स स्थायी प्रभाग पद्धति को क्या होता है, ठीक है, कैसे इस तरह क्वेश्चन आते हैं। तो मान लीजिए एक मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। एक मशीन जो है, एक मशीन 1 जनवरी, यानी कि 1 जनवरी को 1 लाख रुपए में खरीदी जाती है। उसकी वैल्यू क्या है, एक मशीन 1 लाख रुपए में 1 जनवरी को खरीदी जाती है और उस पर 3 वर्षों का हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, यानी 3 वर्ष तक हराज लगाना है। किस पद्धति से, फिक्स मेथड से। किस पद्धति से, फिक्स मेथड से। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको इस पर 3 वर्षों तक की डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। कितने के रेट से, 10% के रेट से। ये चीज़ रेट भी दे दिया, आपके सामने सारी चीज़ें आ गई, यानी कि आपके सामने आप यहाँ देख रहे हैं 1 जनवरी है, तो आप जाहिर सी बात है कैलेंडर ईयर है, और कैलेंडर ईयर में हम डेप्रिसिएशन किस तरह से चार्ज करते हैं आपको आइए दिखाते हैं कि किस तरह से अकाउंट बनाएंगे। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, मशीनरी अकाउंट बनाएंगे। क्या करेंगे, मशीनरी अकाउंट बनाएंगे, और इसी मशीनरी अकाउंट में हम देखेंगे। तो मशीनरी अकाउंट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए डेट आपका, यहाँ पे आपका होना चाहिए पर्टिकुलर, और यहाँ पे आपके साथ होना चाहिए अमाउंट। उसके बाद फिर यहाँ पे डेट, फिर यहाँ पे पर्टिकुलर, और यहाँ पे अमाउंट। इतनी सारी चीज़ें आपके सामने होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें सबसे ज़रूरी बात है कि आपको वर्किंग नोट आनी चाहिए, और वर्किंग नोट की कहीं ना कहीं बहुत सारे नंबर लोग 1-2 नंबर या 3 नंबर का वर्किंग नोट आता है एग्जाम में, वहाँ से नंबर मिलते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, यानी कि फर्स्ट ईयर हमारा 2000, मान लिया हमने 1 जनवरी 2008 यहाँ डेट थी, तो 2008 डेट थी, तो हमने 2008 का हमने डेप्रिसिएशन अगर चार्ज किया, तो हमारे पास उस समय मशीन हमने 1 जनवरी को खरीदा था कितने में, 1 लाख में। तो भाई 1 लाख में खरीदा, तो 1 लाख का हम सीधे सीधे अब 1 जनवरी से लेकर के अगर 31 दिसंबर तक हमने आपको बताया था, तो डेट कितनी निकल के आई थी, 12/12 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1। यानी कि 1 ईयर का पूरा डेप्रिसिएशन इस पर चार्ज होगा, कहीं भी बीच में मंथली का यूज नहीं करेंगे।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 1 लाख रुपए पर हम 10% डेप्रिसिएशन निकालेंगे। तो 10% हमारे पास डेप्रिसिएशन जो आएगा कितना आ जाएगा, पहले वर्ष का 10,000। अब ये क्या हो जाता है, आप जिस प्रकार इसका नाम है फिक्स, ये अब क्या हो गया 10,000 3 सालों के लिए फिक्स हो गया। और जब ये फिक्स हो गया तो 3 सालों के लिए इसका यूज हम करेंगे। तो इसी को क्या करते चलेंगे, यही अमाउंट 3 साल तक रखते जाएंगे और जो बैलेंस बचेगा वही हमारा आंसर होगा। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे 2008 लिखा, 1 जनवरी लिखा, यहाँ पे हमने लिखा टू बैंक। अब बैंक में कितना अमाउंट डालेंगे हम, 1 लाख, यहाँ 1 लाख लिखा। उसके बाद यहाँ पे 31 दिसंबर, उसके बाद बाय डेप्रिसिएशन लिखा हमने, और डेप्रिसिएशन को लिखने के बाद यहाँ पे कितना हमने लिखा 10,000 अमाउंट लिख दिया। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे 31 दिसंबर को हमने यहाँ पे बैलेंस निकाला, बाय बैलेंस सीडी निकालेंगे कितना, इस अमाउंट में से, इस 1 लाख रुपए में से हम क्या करेंगे, इस 1 लाख रुपए में से हम इस 10,000 को घटाएंगे। तो इस 10,000 को हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ 90,000। इस बैलेंस को हम यहाँ लेकर आएंगे, कहाँ पे, 2009 में 1 जनवरी, तो बैलेंस बीडी, और यहाँ पे कितना लिखेंगे हम 90,000 लिख देंगे। और जब 90,000 लिखेंगे तो यहाँ पे हमें 31 दिसंबर को फिर से क्या करेंगे, हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो हमने जिस प्रकार डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर में चार्ज किया था उसी प्रकार से डेप्रिसिएशन सेकंड ईयर में चार्ज हो जाएगा। तो जब सेकंड ईयर में चार्ज होगा तो वही 1 लाख रुपए पे सीधा 10% निकाल लीजिए। तो यानी कि उसका कितना आ जाएगा, 10,000 फिर से आ जाएगा। ठीक है, तो 10,000 आएगा तो यहाँ पे हम जो अमाउंट लिखेंगे फिर से यहाँ पे 10,000 लिख देंगे, 10,000 हम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम फिर से बैलेंस निकालेंगे, बाय बैलेंस शेडिंग। तो बैलेंस हम निकालेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 80,000 हमारे पास बचेगा। उसके बाद यहाँ सीधा 90,000 पे हम यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद इसके बाद हम क्या करेंगे, तीसरे ईयर यानी कि थर्ड ईयर, यानी कि 2010 में। अब 2010 में हम क्या करेंगे, सीधा हम 2010 में हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस, फिर से उसी प्रकार बैलेंस बीडी हम लिखेंगे, और यहाँ पे हम कितना लिखेंगे, 80,000 लिख देंगे। और जब 80,000 लिखेंगे तो फ्रेंड्स, जब 80,000 लिखेंगे तो सीधा यहाँ पे फिर से 31 दिसंबर को हम थर्ड ईयर का निकालेंगे। यानी कि हम थर्ड ईयर का अगर डेप्रिसिएशन की बात करें तो अगर थर्ड ईयर का हम डेप्रिसिएशन 10% निकालते हैं तो वही फिर डेप्रिसिएशन आ जाएगा कितना, 1 लाख रुपए, सॉरी 10,000 रुपये। तो 10,000 रुपये जब आएगा तो इसको फिर से हम यहाँ पे लिख लेंगे 10,000, और यहाँ पे क्या करेंगे, वही बाय डेप्रिसिएशन लिखेंगे, और फिर से 31 दिसंबर को क्या करेंगे, हम बैलेंस निकालेंगे। यही हमारा बैलेंस क्या हो जाएगा, हमारा उसका आंसर हो जाएगा। 80,000 में से हम क्या करेंगे, इस 10,000 को माइनस करेंगे तो 70,000 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा, और दोनों को हम इक्वल कर लेंगे। तो इस तरह से आसानी से हमने क्या किया कि पहला मेथड देखा डेप्रिसिएशन का। फ्रेंड्स, ये बहुत ही सिंपल मेथड था और इस मेथड को आपको समझने में कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और इस मेथड को आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। और इसके बाद हम और भी इस मेथड के अनेकों क्वेश्चन देखेंगे और समझने का प्रयास भी करेंगे, क्योंकि इस मेथड से कहीं ना कहीं क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं और कई बार रिपीटेड होते रहते हैं। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि डेप्रिसिएशन क्या है और डेप्रिसिएशन को क्या रीजन हैं और किन किन कारणों से। और आप इस वीडियो को पूरा का पूरा देखें और देखने के बाद कमेंट जरूर करें। अगर कहीं भी कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दें और वहाँ पर मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दे दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।